आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द नेम, आपने नाम सुना होगा इस नॉवेल का, एमा। ठीक है, एमा क्या है? एक नॉवेल है। और किसने लिखा है इस नॉवेल को? जेन ऑस्टिन ने। ओके, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि एक नॉवेल क्या होता है। एक नॉवेल के बारे में जानेंगे तभी हम एमा को बेटर समझ पाएंगे, उस नॉवेल को बेटर समझ पाएंगे। तो पहले हम जानेंगे एक नॉवेल क्या होता है। तो क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे तो हम एक नॉवेल को बेटर समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक नॉवेल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इट इज अ लॉन्ग, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ वर्क। सो किस लॉन्ग पीस ऑफ वर्क मतलब ये एक बहुत लंबा पीस ऑफ वर्क होता है, रिलेटिवली लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट स्टोरी एंड अदर फॉर्म्स। ठीक है, लॉन्ग पीस ऑफ वर्क। और ये नैरेटिव फिक्शन होता है। लॉन्ग पीस ऑफ वर्क तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है, ये बहुत लंबा पीस ऑफ वर्क है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नैरेटिव फिक्शन होता है। तो हम इसे ब्रेक कर करके समझेंगे कि नैरेटिव फिक्शन क्या होता है। नैरेटिव फिक्शन को समझने के लिए हम दोनों टर्म्स को सेपरेटली समझेंगे। सेपरेट फिक्शन, पहले फिक्शन को समझेंगे कि फिक्शन क्या होता है। फिक्शन, फिक्शन कोई भी ऐसा चीज होता है विच इज नॉट रियल। मतलब ये सच, जरूरी नहीं है कि हर नॉवेल, जरूरी नहीं है कि एक नॉवेल किसी सच्चे इंसिडेंट पे बेस्ड हो। इट इज नॉट रियल। एंड नैरेटिव मतलब एनीथिंग विच इज नैरेटेड इन अ सीक्वेंस। तो एमा एक नॉवेल है। इस नॉवेल को किसने लिखा है? जेन ऑस्टिन ने लिखा है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस नॉवेलिस्ट। और ये दोनों जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉवेल का। इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ वर्क, बहुत लंबा वर्क है ये। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज अ नैरेटिव फिक्शन, मतलब एक ऐसा वर्क जिसमें इवेंट्स को एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो इवेंट्स को सीक्वेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है दोज इवेंट्स आर नॉट रियल। मतलब जो भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है एक नॉवेल में वो सच नहीं होता है। ओके, देन we'll move on to the next characteristic of a novel. It is written in prose. Prose का मतलब होता है it is written in a, okay, I'll tell you what is a prose first. एक बार मैं पूछ लेती हूँ स्टूडेंट से भी कि क्या आप बता सकते हैं कि what is a prose, anything you know. जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही बताएं, आपको जो भी आइडिया है आप बता सकते हैं क्या? नेहा, सुप्रिया, can you try? ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ प्रोज क्या है। नॉवेल इज रिटन इन प्रोज मीन्स इट इज रिटन इन अ रेगुलर लैंग्वेज। मतलब जो लैंग्वेज हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, जनरली नॉवेलिस्ट उसी लैंग्वेज में एक नॉवेल को लिखते हैं। तो मैंने इसके पहले क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया था। इट इज अ लॉन्ग पीस ऑफ वर्क, मतलब बहुत लंबा वर्क होता है। इट इज अ नैरेटिव फिक्शन, मतलब जो भी सीक्वेंस में जो भी इवेंट्स है, जो भी एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट होता है वो रियल नहीं होता है, फिक्शनल होता है, मतलब इमेजिनरी होता है, सच नहीं होता है। एंड थर्ड आई हैव डिस्कस्ड, इट इज रिटन इन प्रोज, मतलब इट इज रिटन इन अ रेगुलर लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज, जो भी भाषा हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसमें ही नॉवेल लिखा जाता है। एंड फोर्थ, एंड फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक
इट इज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। ये एक बुक के फॉर्म में पब्लिश होता है, मतलब एक किताब के फॉर्म में ये पब्लिश होता है और हमारे तक आता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स था नॉवेल का। तो एमा किसने लिखा था? जेन ऑस्टिन ने, और ये एक नॉवेल है। नॉवेल के बारे में तो हम समझ गए, ये एक नॉवेल है। नॉवेल के बारे में मैंने आपको समझा दिया, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिया। और अब हम डिस्कस करेंगे इसके राइटर के बारे में, बिकॉज कोई भी नॉवेल, कोई भी वर्क को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग बस ना ही उसके जॉनर के बारे में पढ़े, बट ऑल्सो हम लोग उसके राइटर को जाने। तभी हम जान पाएंगे कि राइटर ने उस वर्क को कब लिखा था, क्यों लिखा था, उसका पूरा सिग्निफिकेंस हम समझ पाएंगे। जेन ऑस्टिन ने लिखा था इसे। तो अब हम जानेंगे जेन ऑस्टिन के बारे में। जेन ऑस्टिन का बर्थ कब हुआ था ये हमें जानना जरूरी है, एंड डेथ कब हुआ था ये हमें जानना जरूरी है। ये समझने के लिए कि जेन ऑस्टिन किस पीरियड में थी और जो उन्होंने लिखा उसका उस पीरियड के साथ क्या सिग्निफिकेंस और क्या रिलेशन है। तो हमें ये समझने के लिए कि जेन ऑस्टिन ने ये नॉवेल कब लिखा था और उसका क्या सिग्निफिकेंस, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जेन ऑस्टिन का बर्थ और डेथ कब हुआ था, मतलब किस पीरियड में वो थी। तो हम ये जानेंगे। जेन ऑस्टिन का बर्थ हुआ था 16 दिसंबर 1775। जेन ऑस्टिन का बर्थ कब हुआ था? 16 दिसंबर 1775 में। एंड उनका डेथ कब हुआ था? 18 जुलाई 1817। I'll write it once again. तो जेन ऑस्टिन का बर्थ कब हुआ था? 16 दिसंबर 1775 और उनका डेथ कब हुआ था? 18 जुलाई 1817। तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो है रोमांटिक एरा में उन्होंने जन्म लिया था एंड शी डाइड। तो हम ये भी देखेंगे कि वो कितने साल के लिए जिंदा थी। इसे देख के हमें उनका बर्थ डेट और उनका डेथ डेट देख के पता चलता है एंड ईयर देख के पता चलता है कि वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं जिंदा थी। She did not live very long and she died in her middle age. So when did she die? She died in her middle age at the age of 41 years. जब उनका डेथ हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई तो कितने वर्ष की थी? 41 इयर्स की थी। और उस साल दिसंबर में वो 42 की हो जाती, बट जब उनका डेथ हुआ तो शी वॉज ओनली 41 इयर्स ओल्ड। ठीक है, हमें पता चल गया कि उन्होंने कब जन्म लिया था? 1775 एंड शी लिव्ड टिल 1817। So this is the time period when she was born and she died. This is the time period. This is very important because वो जिस टाइम में जन्म ली थी और जिस टाइम में वो मरी, जो टाइम पीरियड है वो रोमांटिक एरा था।
बट उनके वर्क्स में हम ज़्यादा रियलिज्म देखेंगे दैन रोमांटिसिज्म. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा भी हो सकता है कि एक राइटर जिस टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करता है, जिस टाइम पीरियड में लिखता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्क ऑफ दैट राइटर, मतलब उसके वर्क की जो क्वालिटीज है वो किसी और एरा से भी मैच कर सकती हैं, द एरा आफ्टर दैट से भी मैच कर सकती है, मतलब उसके बाद जो आने वाला एरा है उससे भी मैच कर सकती है. तो आई विल राइट इट. You all can note down if you want. The time period in which Austen lived and wrote was romantic era. मैं इसको फिर से समझा दूंगी एक बार लिख के. But he was considered a रियलिस्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके वर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स उनके टाइम पीरियड से नहीं मैच करता था. द टाइम पीरियड इन विच ऑस्टिन लिव्ड एंड रोट वाज रोमांटिक एरा, बट शी वाज कंसिडर्ड अ रियलिस्ट. मतलब जिस टाइम पीरियड में ऑस्टिन ने जन्म लिया और वो मरी और उसी टाइम पीरियड में उन्होंने लिखा, तो दैट पीरियड वाज रोमांटिक एरा. रोमांटिक एरा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उतने नहीं दिखते ऑस्टिन के वर्क में जितने रियलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं. मतलब जितना रियलिज्म, जो सच्चाई, जैसा सोसाइटी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है वैसा ही उनका वर्क था. मतलब एकदम सोसाइटी से सिमिलर था उनका वर्क. लाइक सोसाइटी में जो होता है उनका वर्क वही डिपिक्ट करता था. तो शी वॉज अ रियलिस्ट. आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए इफ यू वांट और इसको स्टार मार्क कर लीजिए. उनका जो स्टाइल था वो बहुत डिस्टिंक्टिव था फ्रॉम अदर राइटर्स. जो लिटरेरी स्टाइल था उनका और जो एलिमेंट्स वो यूज करती थी अपने वर्क में वो थोड़ा डिफरेंट था. और उसमें तीन चीज बहुत मेन था. अब हम डिस्कस करेंगे उनका लिटरेरी स्टाइल. मतलब क्या क्या लिटरेरी फिगर्स वो यूज करती थी, वो कैसे लिखती थी, लिखने में वो क्या क्या यूज करती थी, वो हम डिस्कस करेंगे एक बार. तो उसी को बोलते हैं लिटरेरी स्टाइल. तो उनका जो लिटरेरी स्टाइल था उसमें पहला था पैरोडी. आपने ये वर्ड सुना होगा कभी, और अगर नहीं सुना तो मैं समझा दूंगी कि इसका मतलब क्या होता है. तीन बहुत डिस्टिंक्टिव चीज वो यूज करती थी अपने राइटिंग्स में. एंड वील डिस्कस ऑल दोज थ्री थिंग्स एंड आई एक्सप्लेन यू. मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वो तीनों चीज का मीनिंग क्या होता है. ठीक है. तो उसमें से पहला है पैरोडी. मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगी कि पैरोडी होता क्या है. एक मिनट पहले मैं लिख देती हूँ ताकि इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, ताकि अगर आपको बाद में पढ़ना हो तो आप समझ सकेंगे कि पैरोडी होता क्या है. इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच. इसके बारे में मैं और बताऊंगी, बट पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये बस राइटिंग में ही हम नहीं यूज कर सकते हैं, स्पीच में भी पैरोडी यूज कर सकते हैं. मतलब लाइक जो बोलने का डायलॉग्स है उसमें भी पैरोडी यूज कर सकते हैं. इन विच somebody's style is
copied in a funny way. तो पैरोडी क्या होता है? ये लिटरेरी स्टाइल है जो कि कौन यूज करता था? जेन ऑस्टिन यूज करती थी ये लिटरेरी स्टाइल। और पैरोडी का मतलब क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच इन विच समबडी स्टाइल इज कॉपीड इन अ फनी वे। मतलब एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग, मतलब एक ऐसा रिटन वर्क या फिर एक ऐसा बोला हुआ चीज जिसमें किसी और का स्टाइल हम कॉपी करते हैं। कोई और अगर जिस स्टाइल में लिखता है उसको हम कॉपी करते हैं इन अ फनी वे, उसका एक फनी वर्जन बना के, मतलब एक ऐसा वर्जन जो हंसी आए। फनी का मतलब ऐसा ही होता है ना, कुछ भी जो आपको हंसी दिलाए। तो किसी का स्टाइल कॉपी करना इन अ फनी वे इज पैरोडी। और पैरोडी कौन यूज करता था? ऑस्टिन। ऑस्टिन यूज टू यूज पैरोडी। ठीक है, तो बस ये पैरोडी नहीं यूज करती थी, और भी चीजें यूज करती थी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहला पैरोडी है, तो आप इसके बारे में लिख लीजिए और मैं दोबारा समझा देती हूँ कि एक ऐसा पीस ऑफ वर्क जिसमें हम किसी और के स्टाइल को कॉपी करते हैं इन अ फनी वे, एक ऐसे वे में जिसको देख के, पढ़ के, सुन के लोगों को हंसी आ जाए। दूसरा है बर्लेस्क। अब बर्लेस्क क्या होता है? बहुत लोगों ने आप में से सुना होगा इस वर्ड के बारे में, और बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, और बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना होगा बट अभी याद नहीं आ रहा होगा। तो इट इज अ कॉमिक इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन। मतलब किसी भी सीरियस एक्शन का, कोई भी बहुत सीरियस चीज जो सुन के हंसी नहीं आने वाला है, उसका एक कॉमिक इमिटेशन है। मतलब उसका इमिटेशन मतलब किसी को कॉपी करना। जैसे कोई कैसे चल रहा है तो उसको हम लोग एक फनी वे में इमिटेट करते हैं, तो बेसिकली कॉपी करना। कॉमिक इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन that relies on कॉमिक इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन दैट रिलाइज ऑन। मतलब कॉमिक इमिटेशन एक सीरियस एक्शन का कॉमिक इमिटेशन दैट रिलाइज ऑन। मतलब रिलाइज का मतलब होता है दैट डिपेंड्स ऑन। तो वो सीरियस एक्शन क्या चीज पे डिपेंड करता है, आपको बता रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू यूज थोड़ा सिंपल। दैट डिपेंड्स ऑन एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो नॉर्मल हो बट उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो। तो इट इज अ कॉमिक इमिटेशन ऑफ सीरियस एक्शन दैट रिलाइज ऑन एग्जैजरेशन। कॉमिक इमिटेशन तो है, मतलब किसी चीज को बहुत फनी वे में, किसी सीरियस चीज को बहुत फनी वे में रिप्रेजेंट करना। और मतलब ये कैसे फनी वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के, मतलब कोई छोटा ही सीरियस चीज है बट हम उसको फनी कैसे बनाएंगे? बहुत बढ़ा चढ़ा के। और ये कैसा अपीयर होता है? जब ये बढ़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन एग्जैजरेशन एंड इट अपीयर्स रॉन्ग। यहाँ पे अपीयर्स रॉन्ग का मतलब है जो ट्रीटमेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर का, मतलब जिस चीज को हम इमिटेट कर रहे हैं फनी वे में वो सही नहीं दिखता है। जो सब्जेक्ट मैटर है और उसका ट्रीटमेंट है वो बहुत
बैलेंस नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग एक सीरियस चीज को एक कॉमिक वे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो बर्लेस्क है ये बहुत एग्जैजरेटेड दिखता है, मतलब बहुत बढ़ाया चढ़ाया दिखता है। एंड इट अपियर्स रॉन्ग, इट डज नॉट अपियर टू बी इन प्लेस, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये कुछ सही दिख रहा है, तो वो थोड़ा अलग दिखता है। तो पहला जो चीज़ है, जो लिटरेरी स्टाइल जो ऑस्टिन यूज करती है, दैट इज पैरोडी। मैंने आपको पैरोडी का मतलब भी समझाया। एंड दूसरा इज बर्लेस्क एंड थर्ड इज आयरनी। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आयरनी क्या होता है।